हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इतिहास का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नोट्स के द्वारा पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बावजूद हम उस नोट्स को आप लोगों को प्रदान करवाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर क्वेश्चन आपको लिखना रहे तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करने से से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इतिहास क्या है। चूँकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आखिर किस विषय को इतिहास कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या है और इस प्रश्न से आपको 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। अब यहाँ पे है दो शब्द आ रहे हैं, तथ्य और प्रमाण। यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं। अब तथ्य किसको कहते हैं और प्रमाण किसको कहते हैं। तो तथ्य मतलब आप जानते हैं कि ग्रंथ जिसे सम्मिलित करके रखा जाता है। जैसे रामायण एक प्रकार का क्या है, तथ्य है। महाभारत एक प्रकार का क्या है, तथ्य है। और प्रमाण मतलब आप जानते हैं सबूत, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस बात के माध्यम से, जिस सबूत के माध्यम से हम किसी बात को फिर से उजागर करते हैं तो वही प्रमाण। तो आप समझ गए, तथ्य जैसे मान लिया जाए कि रामायण है तो रामायण एक प्रकार का क्या है, तथ्य है। और प्रमाण क्या है, जैसे अयोध्या में हो गया राम मंदिर और बहुत सारे चरण पादुका है। तो ये सभी बहुत प्रकार के सबूत हैं और उसी सबूत और तथ्य के आधार पर कहा गया कि पहले भगवान राम का हिंदुस्तान में वासी था, तो अयोध्या में वासी था। तो इसी प्रकार से तथ्य और प्रमाण के आधार पर बीती हुई घटना को, जो बीत चुका है उस घटना को फिर से उजागर करता है, यानी नया करता है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, अब जो तथ्य और प्रमाण के आधार पर बातों को नया करता है उसे क्या कहते हैं, जो इतिहास बनाता है, इतिहासकार। तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार के द्वारा बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब कहता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछ देता है, अधिकांश बैच में पूछ दिया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और दूसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि जो हेरोडोटस साहब थे वो कहाँ के निवासी थे, तो वो जो थे यूनान देश के निवासी थे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव बन गया है। पहला कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और दूसरा हो जाएगा कि हेरोडोटस जो थे किस देश के निवासी थे, तो हो जाएगा यूनान। ठीक है। अब कहता है कि इतिहास का एक परिभाषा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार जो दिया गया था, देख लेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार एक परिभाषा दिया गया था इतिहास का। वो इन्होंने इतिहास के परिभाषा को दिया कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। अगर मान लिया जाए आपसे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे कि इतिहास क्या है, तो आपको यही वाला परिभाषा देना है कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। अब यहाँ पे दो शब्द इसमें भी आ रहे हैं कि अतीत क्या है और वर्तमान क्या है। तो अतीत जो है, देख लेंगे, अतीत जो है यहाँ पे इतिहास जो है अतीत और वर्तमान। अतीत मतलब यहाँ का शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ, अतीत मतलब जो बीत चुका है। अतीत का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है कि जो बीत चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान का मतलब है जो गुजर रहा है, मतलब अभी जो वर्तमान में समय है। तो इतिहास जो है बीत चुका है और अभी जो चल रहा है, इस दोनों के बीच में निरंतर मतलब लगातार चलते रहना वाला विषय है। मतलब कि जो बीत चुका और जो अभी वर्तमान में समय है, उस दोनों समय के बीच में जो निरंतर लगातार रूप से चल रहा है वही इतिहास है।
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार ये परिभाषा दिया गया था कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास को क्या कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। दोस्तों देखिए, पढ़ाने में हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे ऐसा जो यूट्यूब पर आपको किसी ने, कोई भी शिक्षक जो हैं नहीं पढ़ाए होंगे। तो दोस्तों समय तो थोड़ा देना पड़ेगा, और हम सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर देखिए हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्किप करिएगा तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था इतिहास। अब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। क्योंकि अब यूरोप, आप जानते हैं कि यूरोप जो है एक प्रकार का क्या है, महादेश है, महाद्वीप है। तो यूरोप तो जानते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद आप लोग नहीं जानते होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, आखिर किसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद देख लीजिए, और जितने भी हम प्रश्न लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सभी को आप अपने नोटबुक में, कॉपी में लिखते चलेंगे, क्योंकि मैं इस पढ़ाई के साथ साथ एक घोषणा करता हूं कि जो लोग 2021 में हमारे चैनल से पढ़ के अगर बिहार टॉप लाते हैं तो उनको मेरे तरफ से एक स्मार्टफोन उपहार स्वरूप भेंट दिया जाएगा। तो मन लगाकर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि बिहार टॉप 2021 में आप ही हों। और बिहार टॉप को अफसर आनंद किशोर, बहुत सारे लोगों की तरफ से उपहार तो मिलता ही है, और उसी बीच एक मेरे तरफ से भी छोटा सा उपहार होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप समझने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है, तो किसी भी देश का विकास करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी भी देश का विकास करना राष्ट्रवाद कहलाता है। और अब एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। तो यहाँ पे पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जवाब दे देना है। किसी भी देश का विकास करना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसका जन्म यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आंसर दे देना है। और एक शब्द यहाँ पे भी बना सकते हैं कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहलाता है। या आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा कि किसी भी देश का विकास करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। वेरी सिंपल परिभाषा है। और दोस्तों, हम हर एक चैप्टर का ऐसा ही सिंपल परिभाषा बनाकर लाते रहते हैं, जिसमें आपको भरपूर नंबर भी दिया जाएगा और परिभाषा भी छोटा होगा। तो इसमें भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव निकल गए कि राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। चलिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न देख लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है मेटरनिख कौन था। मेटरनिख आपको पढ़ना है बिंदु में, मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो था एक ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया 2 देश हैं। इसमें ही बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया 2 देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। घोर प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब यह जो था एक सुयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, ना कि सुयोग्य शासक। अयोग्य शासक कहने का मतलब कि बहुत ही खराब राजा था, प्रजा की सेवा नहीं करता था, यह खुद अपने लिए जीता था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो, लेकिन जनता के भलाई के लिए न करो। कहने का मतलब कि किसी भी राज्य में शासन तो करो,
मतलब कि राज्य तो करो लेकिन अपनी भलाई के लिए करो, जनता की भलाई के लिए नहीं। अगर कहीं किसी राज्य में अगर शासन करते हो, उससे जो भी पैसा आता है उसको अपने खर्च में लगा दो, अपने ऐशो आराम में लगा दो, जनता की भलाई उससे मत करो, यही उसका कहना था। तो यह आप ही बता सकते हैं कि जब जिस राजा का ऐसा कहना हो, क्या वह एक अच्छा शासक हो सकता है? कभी नहीं। वह एक अच्छा शासक कभी नहीं हो सकता जो जनता की भलाई न करे, जो जनता की बुराई चाहे, जो जनता की सेवा न करे, वह एक अच्छा शासक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी यानी कि बहुत ही कठोर राजा था। तो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि मेटरनिक जो था कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक एक कैसा राजा था? तो घोर प्रतिक्रियावादी राजा, कठोर राजा था। मेटरनिक का क्या कहना था, क्या कथन था? तो मेटरनिक का कथन था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। तो आप देख लिए, इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न खत्म हो गया है कि मेटरनिक कौन था। और जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो इसमें जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ऑब्जेक्टिव फिर से बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव अब जानते हैं कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रह गया है, तो ऑब्जेक्टिव को तो हम खैर छोड़ेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव को इतना रटा देंगे आप लोगों को कि सवाल सामने और जवाब हाजिर, इस प्रकार का स्थिति आएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? ऊपर था मेटरनिक क्या कौन था, मेटरनिक से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे है मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दोनों दो प्रकार का क्वेश्चन है। अब कहता है मेटरनिक काल, यानी कि मेटरनिक मतलब आप समझ सकते हैं कि एक राजा का नाम था, और काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब क्या होता है? समय। तो मेटरनिक का समय से आप क्या समझते हैं? मेटरनिक समय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिक काल कहा जाता है। यानी 1815 से 1848 कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि वह जो था 33 साल ही मात्र अपने जीवन में बचा नहीं, 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक उसने शासन किया, ऑस्ट्रिया पर शासन किया, और उसी शासन के समय को हम लोग मेटरनिक काल के नाम से जानते हैं। तो मेटरनिक काल क्या है? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है। तो मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर लिख देना है कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है, या लिख सकते हैं 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को हम लोग मेटरनिक काल कहते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं लिखना है, अपने मन से थोड़ा सा लगा देना है। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यह एक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। यह घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना, यानी कि अगर कोई भी विकास हो रहा है अपने देश में तो उसको में बाधा पहुंचाओ, वह विकास नहीं होना चाहिए, इसका मूल मंत्र था। और इसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं कि इसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो, जनता की भलाई के लिए न करो। ठीक है, तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है। और इसमें से भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं, देख लीजिएगा। पहली बात कि मेटरनिक काल क्या है? तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है यह कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का। देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। तो ये सब प्रश्न जब आप अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव को, थ्योरी को क्लियर कर लेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो
तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि मेटरनिक एक कैसा राजा था, तो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। अब है इसका मूल मंत्र क्या था, तो परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। तो जो परिवर्तन में, जो विकास में बाधा पहुंचा रहा है, क्या वह एक अच्छा शासक हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। अब 5 नंबर प्रश्न है, देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि सामंतवाद क्या है। अब सामंतवाद नया शब्द यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे है सामंतवाद क्या है। तो देख लीजिएगा, वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। सामंतवाद में होता क्या था कि जमींदार हो या किसान हो, उससे भी ज़्यादा अधिकार सामंतों को दिया जाता है। ठीक है, किसान से ज़्यादा अधिकार सामंत या जमींदार, जमींदार कहने का मतलब जो किसानों से कर की वसूली करता था, उसको हम लोग कहते थे जमींदार। तो उसी को, किसान से ज़्यादा अधिकार उसी को दिया जाता था। यानी किसान अपने खेत में कुछ फसल का उत्पादन करता है, तो जमींदार कहेगा कि इसका हमें 1/3 भाग चाहिए, आधा भाग चाहिए, तब उसको देना है। क्योंकि उस सामंतवाद में होता क्या था कि किसानों से ज़्यादा अधिकार किसका चलता था? जमींदारों का, सामंतों का चलता था। तो वह अब जितना कह दे उतना आपको देना ही देना है। तो उसी समय को, उसी काल को कहा गया क्या? सामंतवाद। तो वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। और यह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको VVI मार लीजिएगा। वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, सामंतवाद कहलाता है। और जो मेटरनिक काल और मेटरनिक लिखाए हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन दोनों प्रश्न को VVI मार लीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न हो गया कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है? ठीक है, तो वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, सामंतवाद कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ तो उसमें क्या क्या बाधाएं थी, उन बाधाओं को लिखना है। तो जर्मनी, सबसे पहले अगर कौन कौन बाधाएं थी, क्या क्या बाधाएं थी, कैसे बाधाएं थी, ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहला जो लाइन लिखना है वह लिखना है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या लिखना है? जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। सबसे पहला लाइन, किसी भी प्रश्न हो ऐसे ही लिख देना है। पहला जो बाधा था वो था 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला था 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। दूसरा था राष्ट्रीयता का अभाव। तीसरा था मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। चौथा ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति। और पांचवा था आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में यही 5 बाधाएं थी। पहला था 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। दूसरा था राष्ट्रीयता का अभाव। तीसरा था मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। चौथा था ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति। और पांचवा था आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं। मध्यम वर्ग क्या है समझेंगे, बहुत ही बारीकी तरह से समझेंगे। मध्यम वर्ग हो या सर्वहारा वर्ग हो, 2 में से एक प्रश्न 2021 के एग्जाम में आना ही आना है। तो मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो समाज में रहने वाले वैसे लोग, गांव में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह, मतलब कि जीवन यापन जो है छोटे छोटे व्यापार या नौकरी के माध्यम से क्या करते हैं। अब छोटा व्यापार मतलब हो गया दूध का व्यापार, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार या नौकरी के माध्यम से करते हैं, तो उनको क्या कहा गया? मध्यम वर्ग कहा गया। मध्यम वर्ग में हैं ये लोग।
ठीक है। अब इसी प्रकार से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सर्वहारा वर्ग क्या है। सर्वहारा नाम से ही पता लग रहा है, सर्व माने सभी और हारा मतलब सभी वर्गों से हारा हुआ, सभी वर्ग से हारा मतलब सभी वर्ग से नीचा। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आ जाते हैं? गरीब, किसान और मजदूर। गरीब, किसान और मजदूर, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और सर्वहारा वर्ग के पास पूंजी का क्या होता है? अभाव होता है तथा इसकी स्थिति दयनीय होती है। तो सर्वहारा वर्ग और मध्यम वर्ग समझ गए। मध्यम वर्ग में होगा कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरी के माध्यम से किया करते हैं, मध्यम वर्ग कहलाता है। और सर्वहारा वर्ग में हो गया कि समाज में रहने वाले वैसे लोग, दोनों में लिखना है यही बात को कि समाज में रहने वाले वैसे लोग। और सर्वहारा वर्ग में लिखना है कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान और मजदूर शामिल होते हैं। जिसमें गरीब, किसान और मजदूर शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और जिसके पास पूंजी का क्या होता है? अभाव होता है तथा इसकी स्थिति दयनीय होती है। तो 7 नंबर प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न को वीवीआई मान लीजिएगा, दो में से कोई एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन से एक ऑब्जेक्टिव निकाल रहा है, क्वेश्चन से ही एक ऑब्जेक्टिव निकाल रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। 1789 पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे निकल गया। अब देखिए 1789 क्या थी? तो 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारण को माना जाता है। कारण में यदि पूछ दे कि किसी भी क्रांति का कारण क्या था, तो वो लिख देना है पहला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या बौद्धिक कह सकते हैं। तो इन सभी 4 से 5 शब्द को आप अपने समझिए कि मुख पे रख लीजिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं इतिहास के पन्नों में बार बार आते हैं। तो ये सभी प्रश्न शब्द से परिचित हो जाइए, बाद में चलकर इसका बहुत अध्ययन करना है, तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा परिचित हो जाइए। तो 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारण को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां का राज्य था। जब फ्रांस की क्रांति फ्रांस में हो रही थी, तो उस समय फ्रांस का जो राजा था लुई 16 था, जो कि एक निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी, अब निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है? जिसपे कोई अंकुश न लगाया जाए। अब जैसे वो राजा कह दे कि अभी रात है तो रात है, अभी दिन है तो दिन है, मतलब जो वो कह दे उसको मानना पड़ेगा आपको। उस पर आप कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, कोई अंकुश उस पर नहीं लगा सकते हैं। तो उसी को कहा गया निरंकुशवादी, जिसपे कोई अंकुश न लगाया जाए। तो लुई 16 जो था एक निरंकुशवादी राजा था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब बताइए कि जिस राज्य में, जिस देश का शासक ऐसा होगा, उसमें क्या उसकी स्थिति अच्छी होगी? उसके समय में भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं होगा। तो वैसा ही हुआ, उसके राज्य में, उसके समय में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, चाहे वह मध्यम वर्ग हो, चाहे वह कुलीन वर्ग हो, चाहे वह सर्वहारा वर्ग हो। सभी वर्गों की स्थिति जो थी उस समय दयनीय थी, बिल्कुल ही खराब थी। और खासकर विशेषकर सर्वहारा वर्ग की स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि जब समय अच्छी रहती है तो भी सर्वहारा वर्ग जो है सभी वर्गों से हारा होता है, यानी उसके पास पूंजी का अभाव होता है। और सर्वहारा वर्ग जो होता है सबसे निचला वर्ग होता है। तो सभी वर्गों की जब स्थिति खराब थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस वर्ग की स्थिति खराब होगी वो सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब होगी। ठीक है। तो 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारण को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां का राज्य था। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो उस समय जो वहाँ फ्रांस का राजा था वह लुई 16 था, और इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? भ्रष्टाचार का। इसके राज्य में सभी वर्गों की स्थिति दयनीय थी, खासकर सर्वहारा वर्ग की स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। स्थिति अच्छी थी,
थोड़ा अच्छा था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की जो स्थिति थी थोड़ा अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर तथा मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया था, और इस क्रांति को जो बढ़ाया और इस क्रांति को जो आगे बढ़ाया वो मार्ग वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। तो वे दोनों शब्द के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहली बात है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789। अब पूछेगा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा लुई 16वां। क्या था, लुई 16। अब पूछेगा फ्रांस की क्रांति के समय किस वर्ग की स्थिति दयनीय थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग की स्थिति जो थी बिल्कुल ही दयनीय थी। तो अब चलिए 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था। वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था, तो 1789 ईस्वी से 1815 तक जो भी घटना घटा उसे दोहराया न जाए। वियना कांग्रेस जो था बहुत ही खराब था, बहुत ही एक अयोग्य शासक था वियना कांग्रेस। कोई तो इसका जो लक्ष्य था, वियना एक कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसका जो लक्ष्य था 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा, यानी कि 1789 से 1815 तक बहुत बुरे बुरे काम हुए, कोई अच्छा काम हुआ नहीं। तो इसी कारण कहा गया कि 1789 ईस्वी से लेकर 1815 तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया न जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया उसे दबा दिया जाए। यानी कि नेपोलियन एक बहुत ही अच्छा शासक था, और उसके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया, देश में जो भी विकास किया गया, अच्छा काम किया गया, उसको दबा दिया जाए। मतलब कि उसका उजागर नहीं किया जाए, उसको दबा दिया जाए। और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो थी, जब वियना कांग्रेस का अधिकार था, तो उस समय यूरोप की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। तो कहा गया वियना कांग्रेस के तहत पहली बात कहा गया कि 1789 ईस्वी से लेकर 1815 तक जो भी घटना घटा उसे दोहराया न जाए, और दूसरी बात कहा गया कि नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए, और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं छूट गया है प्रिंटिंग होने में, तो यहाँ पे यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये भी जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको याद रखेंगे कि 1789 ईस्वी से लेकर 1815 तक जो भी घटना घटा उसे दोहराया न जाए। दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया उसे दबा दिया जाए, और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वियना कांग्रेस का यही लक्ष्य था। अब चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज हम फर्स्ट चैप्टर का 10 क्वेश्चन ही कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगी, इसलिए हम इस चैप्टर को 2 क्लास में हम विभाजित कर देते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन किए, और सेकंड क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी को पढ़ा देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी में लगे रहिए।